यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। नमस्कार। आज हमारे देश में जिस प्रकार से वैवाहिक विवादों की संख्या बढ़ती जा रही है, उन्हें देखते हुए हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वजह है कि जब महिलाओं के पक्ष में इतने सारे कानून बने हुए हैं, फिर भी वैवाहिक विवादों को सुलझाने में ये सारे कानून सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और डिवोर्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं के पक्ष में जो इतने सारे कानून बन गए हैं, उन कानूनों का दुष्प्रभाव होने के कारण ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। यह बात सही है कि प्राचीन भारत में और मध्य युग में और विदेशी शासन काल के दौर में महिलाओं की स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं थी और महिलाओं के संबंध में कई कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया था, जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और न जाने कितने प्रकार की कुप्रथाओं ने महिलाओं की स्थिति को उस दौर में बहुत ज़्यादा खराब कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, संघर्ष किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप वैदिक परंपरा की अच्छाइयों को इन महापुरुषों द्वारा पुनर्जीवित किए जाने का प्रयास किया गया और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत तथा महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकारों के लिए संघर्ष किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह प्रथा को अंत करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था और इन महापुरुषों ने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिनके परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार होता गया और आज़ादी के बाद देश में और भी अधिक कानून बनाए गए, जिनसे आज महिलाओं को बहुत अधिक सुरक्षा प्राप्त है। इतना ही नहीं, 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन किया जा चुका है, जो महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। मुस्लिम महिलाओं के लिए आज हमारे पास मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसके अतिरिक्त भरण पोषण के और भी बहुत सारे कानून हैं, जिसमें से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी जाति धर्म की महिलाओं के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3), 39 क घ अंग, 42, 51 क अंग, 243 घ 3 और 243 न 3 में भी महिलाओं के लिए अधिकार दिए हुए हैं। तो जब इतने सारे कानून महिलाओं के लिए बने हुए हैं, तो फिर भी आज अगर महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से हमें इस पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि आखिर महिलाओं की स्थिति में क्यों नहीं सुधार हो रहा है। और विशेष तौर पर यदि हम महिलाओं के वैवाहिक संबंधों की बात करें, वैवाहिक संबंधों में सुधार की बात करें, तो भी हम यह देखते हैं कि महिलाओं के वैवाहिक विवाद जिस प्रकार से न्यायालयों में आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए तो हमें निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। और आज बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं इस पर विचार कर रही हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में पुरुष आयोग की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से यदि आज की डेट में पुरुष आयोग का गठन हो जाएगा, तो पुरुष आयोग होने के कारण पुरुषों की समस्याओं का, महिलाओं की समस्याओं का समान रूप से समाधान हो सकेगा और ऐसा नहीं होगा कि महिला का पक्ष मजबूत हो जाए और पुरुष का पक्ष कमज़ोर हो जाए और इस असमानता के कारण दोनों के वैवाहिक विवादों में कोई सुलह समझौता ना हो पाए और उनके विवादों का अंत ना हो पाए। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पुरुष आयोग
का आज गठन होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक अधिनियम का, प्रत्येक कानून का एक उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य के तहत उस कानून को अधिनियमित किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 मौजूद है, जिसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भी कोई उपभोक्ता न्यायालय में अपनी समस्या को लेकर जाता है तो उपभोक्ता न्यायालय उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार से महिला आयोग का गठन महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है, जहां महिलाओं के दृष्टिकोण से, महिलाओं के नज़रिए से महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है। महिला आयोग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पुरुष पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और यही कारण है कि पुरुष और महिला की समस्याओं का समाधान उचित रूप से नहीं हो पाता है। और इसी प्रकार से यदि हम देखें तो यदि पुरुष आयोग का गठन होता है तो चूंकि पुरुष आयोग का उद्देश्य ही यही होगा कि पुरुषों के हितों की सुरक्षा करना और पुरुषों के नज़रिए से उनकी समस्याओं का समाधान करना। और निश्चित रूप से यदि ऐसा होगा तो एक ओर जहां महिला आयोग है, वहीं दूसरी ओर जब पुरुष आयोग होगा तो महिलाओं और पुरुषों की समस्याओं का सम्मानजनक ढंग से समानतापूर्वक निपटारा संभव हो पाएगा। और यह भी हो सकता है कि यदि महिलाओं को ऐसा लगता हो कि महिला के पक्ष में इतने सारे कानून हैं, इसलिए महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत है और वो जो चाहे वो कर सकती हैं, तो इस गलतफहमी को भी कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है पुरुष आयोग के गठन करने से। यदि पुरुष आयोग का गठन हो जाए तो महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। तो ये थी पुरुष आयोग की आवश्यकता के संबंध में चर्चा। आगे के वीडियो में हम वैवाहिक विवादों के संबंध में और भी चर्चाएं करेंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में की गई चर्चा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और वैवाहिक विवादों के समाधान के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।